Hello all, this is Avinash Kishore, your avian sir, present with a new lecture of physics, that is center of mass. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है, जैसे NLM मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम आपने सीखा। काइनेमेटिक्स में भी जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए, वर्क पावर एनर्जी, जो भी आपने एनर्जी वगैरह सीखा, वर्क पावर एनर्जी का कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं, सारे कंसेप्ट इधर आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट को पे हाईलाइट करवाना चाहता हूं। जो काइनेमेटिक्स में आप बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते थे, एक कार है या एक ट्रेन है, तो वो कार की लंबाई तो आप देख पाते हो, लगभग 1.5-2 मीटर तो होते ही हैं। ट्रेन भी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हो तो उसकी लंबाई के बारे में आप बात नहीं करते, या उसको हम लोग छोटा सा एक पॉइंट मास मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो अपनी लंबाई के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हम लोग पॉइंट मास ट्रीट करके सॉल्व किया करते थे। उसके बाद NLM में फोर्स वाले चैप्टर में हमने ये देखा कि जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा के खींच रहे हैं, उसको एक बॉक्स तो हमने बना लिया था, लेकिन उस बॉक्स को बनाने पर आपने जो फोर्स लगाया था उसको आप सेंटर पे मान लिए थे, है ना। तो हर ऑब्जेक्ट को अभी तक हम लोग एक पॉइंट मास ट्रीट करते हुए आए हैं, लेकिन अब जो डिस्टेंस कवर होगा वो उसके साइज के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल होगा। सपोज मान लो किसी की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 सेंटीमीटर, तो 5 टाइम्स यही है, पर बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, बड़े बॉडीज हैं, तो उसमें सेंटर ऑफ मास कैसे देखेंगे या सेंटर ऑफ मास की क्या सिग्निफिकेंस होगी, उसको मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले उसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं कि क्यों सेंटर ऑफ मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आप ऐसे समझो कि दिस इज अ स्फीयर और अ डिस्क। आप डिस्क समझो, ये एक डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क के नीचे में एक पार्टिकल है जिसको मैंने डॉट देकर दिखा रखा है, मैंने एक डॉट बना रखा है ना, उसको मैंने ग्राउंड से टच कर रखा है। अब ये ग्राउंड पर ये ऐसे रोल करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो बस उस पार्टिकल को देखो जो वो नीचे था, देखो कैसे मूव कर रहा है वो, ये ऐसे मूव किया। ठीक, अब मैं थोड़ा और डिस्टेंस चल जाता हूं, फिर मैं इसको और घुमाया, देख रहे हो ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक, अब मैं एक और पार्टिकल लेता हूं जो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा था, वो यहां पे था, इस जगह पे था, और इसी मोशन को मैं फिर से दिखाता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अब ये जो मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को जो आपने मूव होते हुए देखा, एक पार्टिकल मैंने ग्राउंड के कांटेक्ट में था, उसको मैंने सेट किया था। एक पार्टिकल मैंने पहले इसको ऐसे मूव करा दिया यहां पर, उसको मैंने मूव कराया। इस मूवमेंट को मैं बोर्ड में बना के दिखाता हूं आपको। देखो मैंने क्या किया, यहां पर इस जगह पर एक बार ये ऐसा था, ठीक है, फिर ये यहां पे ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, है ना। अब जो पार्टिकल है उसको आप कैसे देख रहे थे, यहां, फिर ये इस जगह पर आया, फिर ये इस जगह पर आया, फिर ये इस जगह पे आया, एंड देन अगेन इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मैं सिर्फ इस पार्टिकल को स्टडी कर रहा हूं, इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहा हूं, इसके पाथ को स्टडी कर रहा हूं। तो देखो इसका पाथ कैसा होगा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब जाके फिर वो नीचे आ जाएगा। जब मैं इसको भी और आगे बना देता तो ऐसे, ठीक है, ये आ गया वापस। और अगर इस पार्टिकल की बात करूं जो ये यहां था, इस जगह की बात करूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस जगह के पार्टिकल की बात करूं तो ये यहां है, कुछ समय बाद ये यहां है,
फिर ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर है, फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब इसके पाथ को जरा देखो, इस तरह से। तो देख रहे हो इसके पाथ कितने कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पाथ को देख स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर एक पार्टिकल ऐसा है जिसका पाथ बहुत ही सुंदर सा है। देखो वो कौन सा है, सेंटर वाला। वो यहाँ था, कुछ समय बाद फिर वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इसके पाथ को अगर देखो तो देखो इसका पाथ कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो इस पाथ को स्टडी करना आसान है। इसीलिए ऐसा पार्टिकल जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो, है ना, पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो हर जगह, तो कौन से मास में फोर्स लगाएंगे, या फोर्स लगाए तो कौन सा मास एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से क्या सीखे, F = ma होता है। तो कौन सा m लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो कई सारे मास है। ऐसे जो एम्बिग्यूटी आती है, जो दिमाग में हमारे थॉट आते हैं, उसको दूर करने के लिए ही हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सीखा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या है, सो समझो। एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पूरे सिस्टम का मास को आप मान लो कि यहीं पर ही है। ठीक है, क्योंकि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो आप ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ तो देखे ही नहीं। अगर कोई डिस्क भी रोल कर रहा है या एक स्फीयर रोल कर रहा है, एक कार का पहिया अगर चल रहा है, सर्कुलर मोशन में भी आपने पढ़ा। तो ये सर्कुलर मोशन में तो ऐसे घूमता जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और ये आगे भी बढ़ रहा है। सर्कुलर मोशन में तो एक ही जगह ऐसे घूमता रहता था, पर ये आगे भी बढ़ रहा है और वो घूम भी रहा है। तो ऐसे मोशन को, ऐसे पार्टिकल के मोशन को पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए हम लोग उस सेंटर के पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं एक्चुअली, जिसका मोशन बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है। इसमें स्ट्रेट लाइन हो रहा है, किसी में वो घूमता हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सेंटर मास हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस पॉइंट का स्टडी करना आसान है, उसको ही स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे पार्टिकल का जो स्टडी है वो उसी पे डिपेंड कर रहा है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो भी डेटा है हमारे पास, वो पूरे पार्टिकल के मास को सेंटर पे अज्यूम करके ही सॉल्व किया गया। तो डेफिनेशन हमारे पास आ चुका है। व्हाट यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास? इट इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है ना, समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास को जरा डिफाइन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास, what do you mean by center of mass? It is a point where whole mass of system can be assumed to be कंसेंट्रेटेड। आया समझ में? पूरे मास को आप अज्यूम कर सकते हैं कि वहीं पर कंसेंट्रेटेड है। तो फिर किसको हम मान लेंगे सेंटर ऑफ मास? किसी को भी सेंटर ऑफ मास थोड़ी बोल देंगे कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। इसमें यूज करने वाले हैं ये वाला शॉर्ट फॉर्म COM। ठीक है, तो CM किसको बना देंगे? ऐसे ये थोड़ी आ किसी को भी बना दे CM। तो CM बनाने का, यानी सेंटर ऑफ मास निकालने का एक रूल होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेंटर ऑफ मास अगर मूव करे तो कैसे उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो आइए कैलकुलेट क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब है कि पॉइंट मासेस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में पॉइंट मासेस हैं, उनको बोलेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम। जैसे आपके पास पेबल्स हैं, मार्बल्स हैं, तो आप बहुत सारे मार्बल्स को ऐसे फैला के रख दो तो वो डिस्क्रीट मास सिस्टम हो जाएगा।
ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स को ऐसे एक एक दो चार ऐसे करके फैला दो तो उसको डिस्क्रीट मास सिस्टम बोलेंगे। तो मान लीजिए ऐसे आपके पास है जो एक मास यहाँ पर है, ठीक है, m1, सारे पॉइंट मासेस है, ठीक है, दूसरा मास यहाँ पर है m2, ठीक है, तीसरा यहाँ पर है m3, और इसी तरह से बहुत सारे n मासेस हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसे इस जगह पे ले लेता हूँ n मास mn, ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है हर जगह, इधर भी है इधर भी है, ऐसे फैला हुआ है। तो आपसे इसको इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें लोकेट करना है, हमें लोकेशन निकालना है, लोकेट करना है। तो लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक ओरिजिन लेंगे। क्या करेंगे, ओरिजिन लेंगे। तो ओरिजिन ले लिया आपने, तो आपने कैसा काम कर दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो इधर y और इधर x, ठीक है। अब आप ओरिजिन से इसकी पोजीशन देखेंगे, सभी की पोजीशन देखेंगे। तो आपने इसकी पोजीशन देख ली, तो ये बन गया r1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। उसी तरह से m2 का पोजीशन देखेंगे तो बन गया r2 पोजीशन वेक्टर, फिर m3 का देखेंगे, ये बन गया r3 पोजीशन वेक्टर, और ऐसे 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 डॉट 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 करके करते करते सारे के पोजीशन वेक्टर आपने देख लिया, rn पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, rn पोजीशन वेक्टर। अच्छा ठीक है, तो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का आपका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है। तो इसके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना था, तो ये हो गया आर सेंटर ऑफ मास। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं आर सेंटर ऑफ मास। सुन लो, बाय डेफिनेशन हमने डिफाइन जो कर रखा है कैलकुलेशन के लिए वो ऐसा है कि हर पार्टिकल के मास को उसके अपने पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन अप टू mn rn, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा mi ri i1 to n अपॉन सिग्मा mi, ठीक है, i1 to n। आया समझ। अब सुनो ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है यहां पर, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो इसी चीज में अगर आप कोऑर्डिनेट डाल देते, सपोज इसका कोऑर्डिनेट हो जाता x1 y1, है ना, z1 भी हो जाए, सपोज ये हवा में हो, x1 y1 z1 भी है, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं अब आगे लिख लूंगा x2 y2, चलो लिख ही देते हैं z2, इसमें z1, है ना। इसी तरह करते 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 xn yn zn, ठीक है। यहाँ पे x3 y3 z3, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो r सेंटर मास कैसे निकालोगे आप, r सेंटर मास, तो r सेंटर मास के x y z तीनों ही कंपोनेंट होंगे, तो केवल x की बात करें, x सेंटर मास, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 mn, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा mi xi अपॉन
सिग्मा एम आई। ये हो गया एक्स सेंटर मास। तो कहने का मतलब है जब भी आपको एक्स सेंटर मास निकालना है तो मास को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। मास को उसके एक्स m2 को x2 से कर दिया, मतलब सारे मासेस को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसी तरह से y सेंटर मास कैसे लिखेंगे, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर? अब y सेंटर मास इज समेशन ऑफ एम आई वाई आई अपन समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, ये हो गया y सेंटर मास। z सेंटर मास क्या होगा? सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको करना क्या होता है? आपको करना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डिफाइन कर लो, एक जगह ले लो ओरिजिन, ओरिजिन लेने के बाद वहां से आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करा लेना है। ठीक है, अब मैं यहां कुछ मिसकंसेप्शन है जिनको दूर करना चाहूंगा। पहली चीज कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है ना, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने ओरिजिन कहां लिया। मतलब अगर आप यहां भी ओरिजिन लेते फिर भी सेंटर मास तो वहीं आता। अगर आप इसको सेंटर ओरिजिन लेते तब भी सेंटर मास वही आता। तो फिर चेंज क्या होगा? चेंज होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास। इनके कोऑर्डिनेट्स सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने ओरिजिन यहां ले लिया तो इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, इनके भी चेंज हो जाएंगे, तो फिर इसके भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जहां है वो तो वहीं रहेगा, पर आपके लिए वो कितने दूर में है वो चेंज होगा। मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकती है, पर एक्चुअली उसका जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोकेशन ऑफ सेंटर मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिखा देता हूं, तब तक इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैंने क्या कहा कि लोकेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओनली द कोऑर्डिनेट विल चेंज एज पर रेफरेंस। तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास ले लूं या जहां सेंटर ऑफ मास आएगा वही ओरिजिन मान लूं तो क्या हो सकता है? फिर देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगा कि अगर ओरिजिन इज सेंटर ऑफ मास, if center of mass is chosen as origin, then क्योंकि आपने जहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसी को ओरिजिन बना दिया है, तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब सिग्मा एम आई एक्स आई क्या हो जाएगा? 0। सिग्मा एम आई वाई आई क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और सिग्मा एम आई जेड आई क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे ये कंक्लूजन निकल के आ गया। ठीक है, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते? सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना कि अगर आप आर को कहां से ले रहे हो? आर को ले रहे हो सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि आपका ओरिजिन ही क्या बन गया? सेंटर ऑफ मास। तो सिग्मा एम आई आर आई क्या होगा? 0। दिस यू हैव टू लर्न। मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाता हूँ, 2 पार्टिकल सिस्टम में इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर 2 मास सिस्टम है, 2 मास सिस्टम, तो मैंने समझ लिया कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसी को मैंने ओरिजिन बना दिया। ठीक है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं r1 और सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं r2। तो r1 r2 क्या है? सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है इसीलिए वो कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी -r1, 0। ठीक है, इसको 2D में ही रखे हुए हैं, और इसकी क्या हो जाएगी? r2,
जीरो हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिग्मा mi ri इक्वल्स टू 0। तो आप लिखोगे m1 माइनस r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि आपने सेंटर मास को ही क्या बना दिया, ओरिजिन बना दिया। यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, तो इन दोनों का आप जोड़कर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा। तो इससे क्या आ गया, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, r1 बाय r2 इक्वल्स टू m2 बाय m1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ, r का मतलब पहले समझो क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मास ज्यादा तो r छोटा, अगर मास ज्यादा तो r छोटा। इसका मतलब ये डिस्टेंस छोटी हो जाएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स heavier mass, towards heavier mass। ठीक है, तो जो हैवी मास है उसके तरफ ये लाई करेगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे समझ में आ रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, उससे समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें अगर, क्योंकि मैंने 2 मास सिस्टम ले ही लिया है, ये तो इसका प्रूफ हो गया था, क्योंकि मैंने 2 मास सिस्टम ले ही लिया है, तो इसमें एक और कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए L, तो L के टर्म्स में आप कैसे लोकेट करोगे सेंटर ऑफ मास को। ठीक है ना, तो उसको मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन उसके पहले, क्योंकि मैं नोट लिखा रहा हूं, ये नोट लिखा रहा हूं, तो नोट नंबर 3 भी लिख लीजिए क्या, कि ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम के ये जो बॉडी है ना उससे बाहर भी लाई करे। जैसे आप एक्सटेंडेड बॉडी अगर आप पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो जब एक्सटेंडेड बॉडी है यानी कि भरे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड हो गया, सिलेंडर हो गया, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनकी ऐसी अरेंजमेंट आप तोड़ मरोड़ के बना सकते हो कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो इसको आप बस नोट करके लिख दीजिए कि नोट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कैन लाई outside the body also। ठीक है ना, तो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है सेंटर मास, ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसकी बनावट पे डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए, तो मैं इस पर मैं फिर से चर्चा करता हूँ, एल के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट तो समझ आ गया आपको, अब एल के टर्म्स में करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ओरिजिन वन ऑफ द पार्टिकल को मान लिया, इसको मान लिया ओरिजिन। ठीक है, तो ये है m1। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मैंने l लिया है, देखो वहाँ पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, l, 0। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू एल बाई m1 प्लस m2। तो x सेंटर मास क्या हो गया, m2l बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये कहाँ से है डिस्टेंस, ये तो यहाँ से है। सेंटर मास कहाँ आया, यहाँ से इतने डिस्टेंस पर आया। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यही तो है x सेंटर मास, ये आ गया। तो क्या मेरे लिए वो R1 है, हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए R1 है, जो मैंने वहाँ पे ओरिजिन बना के लिखा था। तो R1 मैंने लिख लिया। R1 क्या है, R1 इज द डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, एंड व्हाट इज R2, R2 इज द डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो R2 कैसे लिखोगे, ये R1 हो गया। तो R2 के लिए आपको क्या करना है, L माइनस R1 करना है।
तो L माइनस M2L बाय M1 प्लस M2, एलसीएम ले लीजिए। तो M2L माइनस M2L कैंसिल हो गए, तो M1L बाय M1 प्लस M2 इज R2। अब देखो ये जो रिजल्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। R1 किस पे डिपेंड कर रहा है, M2 पर, और R2 किस पे डिपेंड कर रहा है, M1 पे। तो हो गया ना इनवर्स रिलेशन, ठीक है। या फिर इसको कैसे याद रखोगे कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या करोगे, दूसरे पार्टिकल के मास को देखोगे, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L। L क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। R2 को कैसे लिखोगे, R2 के लिए आप M1 देखोगे, तो M1 L बाय M1 प्लस M2। तो देखो ध्यान से, ये वाले टर्म तो दोनों में सेम ही है, इसका मतलब R1 की वैल्यू M2 पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर M2 बड़ा है तो R1 भी बड़ा हो जाएगा, अगर M2 बड़ा है तो R1 बड़ा हो जाएगा, मतलब ये इसके तरफ चला जाएगा। तो यही बात तो मैं कह रहा था कि पोजीशन ऑफ सेंटर मास इज टुवर्ड्स द हेवियर मास, तो देखो सेंटर मास इसके तरफ चला गया। अगर M1 बड़ा है तो R2 बड़ा हो जाएगा, तो M1 बड़ा है तो R2 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इधर चली जाएगी तो सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या क्या समझ में आया हमें, पहली चीज कि ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे ओरिजिन मान लिए थे तो आपका ये आया था, देखो अब इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते थे, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू L। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू रखोगे R1 की, तो क्या आएगा, R1 की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा M2 बाय M1 इंटू R2 प्लस R2 इक्वल्स टू L। एलसीएम ले लो, तो M1 R2 और यहाँ पे M2 हो गया प्लस M1 R2 बाय M1 इक्वल्स टू L। यहाँ से R2 कॉमन ले लो, तो R2 कॉमन लेने पर क्या आया, M1 प्लस M2, और M1 डिनोमिनेटर में है इक्वल्स टू L। इसको भेज दो उधर, तो भेजने के बाद क्या आया, देखो R2 इक्वल्स टू M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू L। तो देखो सभी से एक ही रिजल्ट आ रहा है, इससे भी वही R2 आया, इससे भी यही R2 आया। ये कब आया, जब मैंने ओरिजिन कहाँ मान लिया था, M1 पे। ये कब आया, जब मैंने सेंटर मास को ही ओरिजिन मान लिया था। तो दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। R1 क्या है और R2 क्या है, वो सेम आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज कर जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आया था, ये यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या है, 0 0 0। तो कोऑर्डिनेट्स ही चेंज होते हैं, डिस्टेंस चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया उस पर। तो मैंने जो ओरिजिन वाली बात बताई थी आपको, उसमें मान लो ऐसे तीन ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, ये है M1 है ना, इधर है ऐसे M2, इधर है यहाँ पे M2, इधर है M3, ऐसा कुछ है, ठीक है, इधर कहीं M4 है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन बना लिए, यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है और यही आपका ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका R1 है, यहाँ से डिस्टेंस इसका R4 है, यहाँ से डिस्टेंस इसका R3 है, यहाँ से डिस्टेंस इसका R2 है। तो वो क्या कह रहा है रूल कि सिग्मा MI RI इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट भी अगर लिख लें डिस्टेंस में भी, तब भी वो 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही ये रूल बताना चाहता है। तो मतलब सिग्मा MI RI इक्वल्स टू 0 आता है, कब, वेयर Ri is distance of particle from center of mass, from center mass। अगर आप सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस सभी पार्टिकल का लेते हैं तो सभी को आप सिग्मा MI RI करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, है ना, जो भी मैंने थ्योरी बताया उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर मास पर क्वेश्चन है, आपको सेंटर मास कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक मास है,
जिसकी डिस्टेंस यहाँ से बराबर है, यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है, फिर यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो सभी जो है उनका डिस्टेंस a है। इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m, इसका मास है 4m। ठीक है, और सभी का जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोकेट सेंटर ऑफ मास, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा कि कहाँ से लेना है, या ऑप्शन में गिवन होगा कि कहाँ से सेंटर ऑफ मास बताना है ना। ऑप्शन में कुछ ना कुछ जरूर गिवन होता है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बना देता हूँ ओरिजिन, है ना, ऐसे ये बन गया y और ये बन गया x। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ a 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, देखो यहाँ से a, यहाँ से a, a, यहाँ से क्या हुआ 0 a। ठीक है, ये हो गया। अब सुन, क्या सीखा हमने, एक्स सेंटर मास कैसे निकालते हैं, एम आई एक्स आई, तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू ए प्लस 3m इंटू ए प्लस 4m इंटू 0 डिवाइड बाई m 2m 3m 4m। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आता है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, तो 5 m, और नीचे कितना हो गया 10, 4 3 7 2 9 1 10, 10 m, तो कैंसिल हो गए। तो क्या आ रहा है आंसर 0.5 a। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है सेंटर मास का, यहाँ से 0.5 a। ठीक है, लेकिन अभी तक y नहीं आया है, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, तो चलो y भी निकाल लेते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास इज, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 3ma, और ये क्या है 4ma बाई m 2m 3m 4m। ठीक है, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 4 3 7 हो गया, तो 7ma बाई 10m, ये कैंसिल हो गए, तो 0.7 a, ये हो गया y सेंटर ऑफ मास, ये हो गया x सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो एक्चुअली में लोकेट कहाँ हो रहा है, ये लोकेट हो रहा है यहाँ से आधा, और यहाँ से फिर इसके आधा के ऊपर यहाँ पे कहीं, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट है इसकी कोऑर्डिनेट है 0.5 a, 0.7, यहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूँ थ्योरेटिकली। थ्योरी ये है कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है 0.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक थ्योरी डेवलप करूंगा कि अगर सिस्टम में सिमेट्री आ रहा है कि नहीं, ऐसे इसमें मैं सिमेट्री ढूंढता हूं। तो यहाँ मास कितना है m, यहाँ कितना है 2m, यहाँ कितना है 3m, और यहाँ कितना है 4m। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ मेरा एक सिमेट्री दिख रहा है और यहाँ पर भी एक सिमेट्री दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो सिमेट्रिकल लाइन है
इस लाइन के बाएं और दाएं टोटल मास को जोड़ो। तो इस लाइन के इधर आओगे तो 4 + 1 5 आ रहा है, इसके इधर आओगे तो 3 + 2 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला लाइन जो है वो सिमेट्रिकली दोनों साइड मास बराबर बांटा हुआ है। इसका मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन पे सेंटर मास लाई करेगा पक्का, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट साइड में मास फेज बराबर है। तो ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है? ये देखो टोटल ए था, तो ये लाइन क्या होगा? a/2। तो इसको क्या लिखोगे? x = 0.5a। ठीक है, ये वाली पॉइंट तो पता चल गई, देखो यहीं से डायरेक्ट आ गया। अब आता है इस पर, ये वाली लाइन, इसके ऊपर और इसके नीचे मासेस सेम है क्या? इधर है 3 और इधर है 7। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास के तरफ होता है। इसका मतलब इस लाइन में तो सेंटर ऑफ मास नहीं आ सकता, तो वो किधर आएगा? ऊपर में, क्योंकि वो हेवी मास ऊपर है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? इधर आ गया कहीं पर। तो x तो चलो फिक्स है, पर y 0.5 से ज़्यादा होगा। ये भी तो 0.5a है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो उससे वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट यहाँ बना रखा है। तो 0.5 से ज़्यादा आ रहा है, देखो 0.7। तो एग्जैक्ट आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप गैस जरूर कर लेंगे कि 0.5 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये ऊपर कहीं लाई करेगा। तो देखो यहाँ ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे इस ट्रिक को भी आपको याद रखना है कि अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, ठीक है। अगर मैं सभी मासेस को बराबर कर देता तो फिर सेंटर मास कहाँ आता है? बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटर मास लाई इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब समान तरीके से मासेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं समान बिल्कुल हर जगह, तो सेंटर मास कहाँ आएगा? उसके सेंटर पे आएगा, उसके केंद्र पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ, तब तो इसको कॉपी कर लो। तो मैंने कहा कि फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर विथ इक्वल मासेस द सेंटर मास लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। मतलब अगर मैं इस तरह से अरेंज कर दूं, जैसे एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल जैसा है जिसमें यहाँ पे मासेस हैं, ठीक है। यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, इक्वल मास है। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ आता है? तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आता है सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ लाई करेगा सेंटर मास। जैसे ये स्क्वायर है, अगर सभी में बराबर मास होता तो वो स्क्वायर हो जाता, तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में यानी कि डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से कि एक 1 kg का है, ये 2 kg का है, 3 kg का है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास की दूरी a से क्या होगी या m1 से क्या होगी। इसको a ले लेते हैं, m1 से क्या होगी, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, ठीक है। m1 से क्या होगी, ये सवाल है। तो देखो, क्योंकि m1 से पूछा गया है तो m1 को ही क्या मान लो? ओरिजिन मान लो, ठीक है। उसके बाद तीनों के कोऑर्डिनेट्स बता दो। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, देखना क्या। जैसे आपने इसको ओरिजिन ऐसे बनाया तो ये इधर बन जाएगा y और इधर बन जाएगा x। तो चलो कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना शुरू करें तो कोऑर्डिनेट्स तो इसके 0 0 हो गए, इसके 1, 0 हो गए, लेकिन इसके कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये तो दोनों से ही दूरी है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये बात तो पता चल गया, क्योंकि ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सभी साइड्स हैं वो बराबर बराबर हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो एक बात तो मुझे पता है
कि अगर ये 60 डिग्री है तो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो ये इसको बराबर बराबर बांट देता है, ठीक है, ये बराबर बराबर बांट देता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई 0.5, क्या हो गई 0.5। तो अगर ये 0.5 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि ये है 1 मीटर, ये है 60, तो ये क्या होगा, एंगल के सामने वाला साइन थीटा होता है, तो 1 साइन 60 दैट इज √3/2, तो √3/2 तो मिल गए तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब शुरू हो जाओ। तो कैसे करोगे, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 इंटू x1, x1 0 है, m2 इंटू x2, x2 1 है, m3 और इसको मैंने 2 ले लिया, अच्छा कोई बात नहीं, ये कितना है 2 kg 0.5, 2 kg 0.5 बाई 1 + 3 + 2, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 3 और 1 4 बाई 3 2 5 और 1 6 4/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 2/3 हो गया सेंटर मास का कोऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है, अब वाई सेंटर मास आपको निकालना है। तो वाई सेंटर मास कैसे निकलेगा, ये तो 0 ही है, तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये है √3/2, तो 2 इंटू √3/2, 2 2 गया, और ये कितना है 1 3 1 4 2 6 6 हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे √3/6। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, x, y 2, 3, √3/6, ये हो गया सेंटर मास का कोऑर्डिनेट। तो 2/3 मतलब ये कितना हुआ 0.6 के आसपास, इसका मतलब थोड़ा सा आगे है ये, और √3/6 थोड़ा सा ऊपर ऐसे है कहीं, तो यहाँ मान लेता हूँ कि ये सेंटर मास है। पर इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से बतानी है, डिस्टेंस डिस्टेंस आपने तो कोऑर्डिनेट निकाला, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ये होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये y सेंटर ऑफ मास है और ये x सेंटर ऑफ मास है। तो ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ये x सेंटर मास है, ये y सेंटर मास है, तो y सेंटर मास x सेंटर मास। आपको डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, m1 से, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड की तरह एक तरह से आपको साइन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो r सेंटर मास कैसे लिखेंगे, नहीं, मैग्नीट्यूड √2/3 का स्क्वायर प्लस √3/6 का स्क्वायर का रूट। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इसका क्या निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, है ना। तो √x² प्लस y², आया समझ। तो सॉल्व करो तो डिस्टेंस फ्रॉम m1 निकल आएगा, ठीक है। तो कितना आया 4/9 प्लस 3/36, एलसीएम क्या हो गया 36, तो 4 4 तो 16 प्लस 3 19, तो √19/36 का हो गया 6, ये हो गया, ठीक है। यूनिट क्या दिया हुआ है, तो मीटर में दिया है, तो मेरा भी मीटर में आएगा कि ये मीटर में, तो इतना मीटर, ठीक है। ऐसे करते हैं सवाल। तो आपको देखना होता है कि क्या दिया हुआ, इसमें देखो एंगल दिया हुआ था, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट सीधा सीधा दिख नहीं रहा है, और क्योंकि मासेस बराबर नहीं है, 1 3 2 ये सब अलग अलग मासेस हैं, तो क्योंकि मासेस डिफरेंट है इसलिए उसके सेंट्रॉइड पे भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब 3D में इसको लेके चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड ए है ना, और सभी क्यूब के कोने में मास रखे हुए हैं, इधर mm है, इधर 2m 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 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है।
तो लोकेट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये बताना है आपको। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होता है। तो मैं मान लेता हूँ इधर x, इधर मान लेता हूँ y, और इधर मान लेता हूँ ऐसे z, ठीक है। तो आपको सभी मास के कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, सही है क्या। तो कोऑर्डिनेट बना लो, देखो तो ये क्या हो गया 0 0 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया a, 0 0। ये क्या होगा, ये होगा a, a, 0। ये क्या हो गया 0, a, 0, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, ये z में है तो 0, 0, a। ये कैसे निकालोगे, तो ये निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से, इसकी बात है ना। तो x z प्लेन में है तो ये हो गया a, 0, a। कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये सब समझ में आ रहा है आपको। देखो ध्यान से, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका z 0 होगा, फिर वो वही नियम लगा दो जो अभी सीखे थे। इसमें देखो एक्स जेड प्लेन में है तो y वाले 0 होंगे, तो ये तो एक्सिस वाले हैं, तो एक एक्सिस में तो यहाँ x और y दोनों ही 0 होगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी बारी, ये कहाँ है, तो ये है yz में, ठीक है ना, ये yz में है, हाँ yz में। तो yz में है तो इसकी क्या क्या 0 हो जाएगी, x0, ये दोनों a हो गए, ठीक है। अब इसकी बारी, ये हवा में है, ये हवा में, तो कैसे जाएंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले x की बात करते हैं, है ना, ये ऐसे हवा में है, समझ पा रहे होगे। तो इसके पास जाने का एक रास्ता है ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ गए, तो सबसे पहले तो आप x की वैल्यू पहले फाइंड करो, x फिर y फिर z, तीनों फाइंड करना है ना। तो इसको ऐसे करो, इसको अंदर में इसको सेट कर दो, इस एक्स वाई प्लेन में सेट कर दो अंदर। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसी से आपका आंसर निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो क्योंकि ये ऐसे 3 डायमेंशनल हवा में है तो इसका मतलब ये इसकी x भी है a डिस्टेंस, y भी है और z भी है, तीनों ही है। इसको आप फील करो, ऐसे मान लो ये z है, ये x है और ये y है, और ये यहाँ पर है, कहीं पर इस जगह पर है, ठीक है। तो आप कैसे यहाँ पर पहुँचे होगे, तो आप इधर चले होगे a, x हो गया a, क्योंकि अब यहाँ पर है तो इसके x के डायरेक्शन में आप कैसे चले, ऐसे चले, तो ये आ गया a, ठीक है। ये y है, तो यहाँ से आप कैसे चले होगे बताओ, तो आप ऐसे चले होगे, ये उसका आपका y वाला प्लेन है ना, तो y वाला प्लेन से आप ऐसे आए, इसमें भी a चले। अब बचा z, तो z से आप नीचे से ऊपर आ रहे हो ऐसे a। तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ हो गया a, ब्रेथ हो गया a, फिर z आ गया बाहर यहाँ पे, तो ये a हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने a तीनों लिखा है, ठीक। आगे सॉल्व करो। तो कर लिया सॉल्व। देखिए आपको x y z मैंने तीनों ही कोऑर्डिनेट निकाल के दे दिया है, अब आपको सेंटर मास बताना है। तो x सेंटर मास कैसे लिखेंगे, x सेंटर मास थोड़ा मेहनत का काम है। देखिए इसका x क्या है 0, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, काफ़ी मैंने आपको करा चुका है स्टेप बाय स्टेप, तो डायरेक्ट करेंगे। इसका 0 है तो ये 0 हो गया, ख़त्म। इसमें कितना है a, तो इसको लिखेंगे ma। इसमें यहाँ के बाद चले गए ऊपर, इसमें कितना है ma। यहाँ क्या है x की वैल्यू 0, ख़त्म हो गया। इधर आओ, ये भी 0 है, इधर आओ 2ma, ठीक है। तो ये हो गए ऊपर वाले हो गए। अब आते हैं नीचे, ये दोनों तो हो गए थे, अब इन दोनों को देखते हैं। ये 0 है, ये 2ma है, 2ma, सभी को जोड़ो तो 4m तो यहाँ हो गए और 8m यहाँ हो गए, तो 8 4 के कितने हो गए 12m। समझ में आया, 2 2 2 2 है 4, 8 हो गए, mm है 4, तो वो 4 है, ये 8 4 12 हो गए। तो कितने हो गए, ये हो गया 2,
3 2 6, 6 ma बाई 12m, 6 ma बाई 12m। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आ गया a/2। तो x सेंटर मास क्या आ गया, a/2। इसी तरह y सेंटर मास आप निकाल लोगे और z सेंटर मास में अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको, तब तक आप ट्राई करो। कर लिया? आ जाओ, z सेंटर मास निकालते हैं। y सेंटर मास तो यही आने वाला, a/2 ही आएगा। कैसे आएगा आप सॉल्व करके देख लेना। अब z सेंटर मास देखते हैं। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, खत्म। देखिए सभी में z z z z 0 है तो खत्म हो गए। तो ये 4 तो खत्म। अब आते हैं इधर, आते हैं इधर तक। 2ma, जो इसमें z है, इसमें भी z है, 2ma, ठीक है, ये 2 हो गए। इसमें भी a है, 2ma, और इसमें भी z है, 2ma, ठीक है, डिवाइड बाई 12m। इसमें तो चेंज होगा नहीं, टोटल मास तो आपको उतना ही लेना पड़ेगा। तो अब चेक करो, 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8ma बाई 12m। तो सॉल्व करो तो 4 2 जा 4 3 जा, तो क्या आ गया 2/3a। तो ये है z कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके होंगे, तो y कोऑर्डिनेट भी आंसर आ जाता है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट a/2, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब देखो ये तो एक मेथड है ही जिसमें काफ़ी मेहनत वाला काम है, क्योंकि हमें सिमेट्री के का भी नॉलेज है, तो सिमेट्री से इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, क्या यहाँ पे m m m m बराबर बराबर सारे हैं? तो अगर मैं केवल पीछे वाला देखूं, केवल पीछे वाला देखूं, तो उसका सेंटर मास मुझे पता है कहाँ लाई करेगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच पर। तो इसका मतलब मैं यहाँ ब्लू कलर से बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर आप कंप्लीट मास को मान सकते हो कि कंसंट्रेटेड है। कहाँ पर, ये वाला जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर है ना, एक्स वाई प्लेन पे ऐसे इसमें धंसा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, a/2। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, a/2। टोटल मास कितना हो गया, m m m m। इस पूरे सिस्टम के मास को आप मान रहे हो कि यहाँ पर है, यही कर रहे हो ना। पूरे सिस्टम का मास आप कहाँ मान रहे हो, यहाँ पर। कितना मास हो जाएगा, 4m। तो 4m को आपने कहाँ मान लिया, बिल्कुल यहाँ पे मान लिया, क्योंकि इसका सेंटर मास यहाँ आ रहा है। और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कंप्लीट डिस्टेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो a/2 कॉमा a/2, ठीक है। अब इसकी बारी कर, इसकी बारी देखो, इसको ध्यान से। ये भी 2m 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 सारे 2m 2m है, तो इसको आप कहाँ मान सकते हो, इसके इस पेज पे मान सकते हो ना। ये वाला जो प्लेन है इस पर मान सकते हो। तो ये प्लेन यहाँ पे आप मान लो, चलो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे मान लो ऐसे। कितना मास है, 1 2 3 4, 4 2 जा 8। तो 8m को कहाँ मान लिया आप, इसके सेंटर पे मान लिए। अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसकी कोऑर्डिनेट जो होगी वो तो आप लिख लोगे, लेकिन मुझे अब सेंटर मास निकालना है जो मुझे पता है कि इसी लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है कैसे, समझो इसको ठीक से फील करो। ये आपका रूम है ना, रूम को 3 डायमेंशन मान लो, ठीक। तो इधर है x, इधर है y और इधर है z। तो जो इस प्लेन में इस दो कोने में वहाँ पे mm है, यहाँ पे mm है ना, ऐसे ऐसे, इधर m इधर m इधर m इधर m। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ मान लिया आपने, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पे मान लिया। लेकिन मास की कितने हो जाएंगे, सभी का मास 4m, तो 4m यहाँ पर है, ठीक है। अब ये वाला जो फेस है वो सामने वाला फेस है, उधर वाला है ना, उधर में ये वाले, तो उस कोने में वहाँ पर 2m 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 2m, ठीक। उस पूरे का मान लिए, उधर जो सामने में जो आपका जो रूम है ना, वहाँ पे रूम में जो वॉल है उसके सेंटर में मान लिए, ठीक। अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हुआ, ओनली 2 मास सिस्टम। एक है यहाँ पर 4m,
एक है वहाँ पर 8m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन सिर्फ यही हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर है 8m और यहाँ पर है 4m, इसलिए मैंने 2 मास सिस्टम हमको लर्न करवाया था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो हैवी मास से सामने लाई करेगा। कितने दूरी पे लाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, याद है? अगर आपको इसका डिस्टेंस लेना है तो ये वाले मास को लेना पड़ेगा, लेकिन L आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो L कितना होगा ये पता करो। तो उस फेस से इस फेस की दूरी क्या होगी, A ही तो होगी, है ना? ये वाला फेस और ये वाला फेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, A होगा, A। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस A है। अब आपको सेंटर मास ऑब्जर्व करना है कहाँ लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उधर से वो डिस्टेंस निकल के आएगा, और इधर से डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये वाला डिस्टेंस। तो मैं इसको R2 ले लेता हूँ, ये हो गया R1। तो R2 इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, R2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे, इसके लिए सामने लोगे, इसके लिए सामने वाला लोगे, तो 8m बाई R2 इज निकालने के लिए m बाई m1 प्लस m2 करेंगे, तो 8m प्लस 4m इंटू L इज इक्वल्स टू A है, इंटू A। समझ में आया क्या किया मैंने ये फॉर्मूला लगाया, R2 इक्वल्स टू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू L, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ R2 को, तो देखो ये आ गया डायरेक्ट, ये वाला लाइन आ गया, देखो 8/12 है ना, 8/12m कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया 2/3। तो ये आ गया आपका z कोऑर्डिनेट। एक तरह से z कैसे होगा, क्योंकि आप xy से दूरी निकाल रहे हो, है ना? ये मेरा फेस है, इससे मैं डिस्टेंस निकाला, तो यहाँ पे मेरा ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये z ही तो है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, z ही तो है ये। तो z कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2/3 है। x और y a/2 होगा, क्योंकि ये इसके सिमेट्री पे लाइक कर रहा है, यहाँ से a/2 यहाँ से a/2 है ना, ये भी a/2 और a/2 है, तो x और y तो a/2 हो गए। अब z आपको ये निकालना था, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आप ये फॉर्मूला निकाल के कर सकते हो। तो सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे। समझ में आ गया ये कैसे काम हो रहा है? विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, फिर से अपने आप ही इसको देखो, अपने कमरे में मान लो ऐसे करके, वहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ऐसे करके सॉल्व करो। ठीक है, एक बार फिर से विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो मासेस हैं उसका सेंटर मास मैंने यहाँ मान लिया, ठीक, तो कितने मास हैं, mm 4m हो गए, उधर 2m है, तो उसके सेंटर पे मान लिए 4m 8m। अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, 4m यहाँ है 8m वहाँ है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जो साइड लेंथ है a, तो 8m 4m बीच का डिस्टेंस a। तो मैं 4m से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ सेंटर मास की, वही तो z होगा, तो मैंने R2 निकाल लिया, तो R2 का फॉर्मूला लगा दिया, ये m1 बाई m1 प्लस m2 आ गया 2/3 हो गया सेट। और x और y कैसे निकाला मैंने, तो x तो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस a/2 है, y ये वाली डिस्टेंस होगी, ये भी a/2 है, तो उसके लिए भी a/2 था, इधर से भी a/2, इधर से भी a/2। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है a/2 है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाओगे a/2 और ऊपर आओगे तो a/2 होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 3 डायमेंशन में भी। ठीक, चलिए फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करवाया आपको, उसमें डिस्क्रीट मास सिस्टम था, है ना, छोटे छोटे मासेस थे। अब अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, मतलब पूरे तरह से भरा हुआ हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस मास या कंटिन्यूअस बॉडी, चलो ठीक है। देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए ऐसे भरा हुआ है ना, ऐसे भरा हुआ है पूरे में, टोटल में मास m है, इसका आपको सेंटर मास कैलकुलेट करना है कि कहाँ लाई करेगा। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे ये एक बॉडी है, इसी को मान लेते हैं एक्सटेंडेड बॉडी,
ठीक है, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ फिर से। देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आपको सही तरीके से दिखेगा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड डार्क, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कलर है। देखो सेंटर ऑफ मास के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, ताकि उस बॉडी का जो मोशन है वो सही तरीके से हम स्टडी कर सकें। ठीक है, तो मोशन को स्टार्ट करने के लिए फोर्स चाहिए, यही न्यूटन के चैप्टर में हमने सीखा। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी का मोशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने फोर्स यहाँ लगाया इस जगह पे, ठीक है, तो जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये देखो कैसा हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ये घूम भी रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इस तरह का ये ऐसे टेढ़ा मेरा ऐसे पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसका सेंटर मास नहीं हो सकता, मतलब कहने का ये है। मैंने फिर इधर लगाया तो ये ऐसे भी बढ़ रहा है, ये ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे घूम भी रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे लगाऊं, बिल्कुल सेंटर पे, तो देखना इस क्या कैसी मोशन होगी। बिल्कुल ऐसे लगाता हूँ ना, सेंटर पे फोर्स लगाता हूँ, तो बिल्कुल ये सीधा चल रहा है, देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, तो एंगल नहीं बन रहा ऐसे, क्योंकि इसके अंदर चौक भी है ना, तो उसका सेंटर मास को चेंज कर दे रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी मास है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो गया वो तो एग्जांपल। अब देखो मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो बिल्कुल ये ऐसे सीधे सीधे जाएगा, सीधा जा रहा है, बिल्कुल देख रहे हो। तो इसीलिए इसका सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा है। तो सेंटर मास के पीछे हम इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो ऐसा पॉइंट होगा जहां अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन शो करेगा, बिल्कुल F इक्वल्स टू एम ए में ए स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए जब मैं फोर्स लगाऊंगा, तो उसी सेंटर ऑफ मास की बात की, इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास को ढूंढ रहे हैं। तो इस बॉडी में कहाँ वो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, सच दैट जब भी मैं फोर्स लगाऊं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करने लगे, उसको ढूंढना है, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो क्या रूल हमने सीखा, हमने रूल सीखा कि इसको एक्स वाई में डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया y। उसके बाद मैं रूल को जो फॉलो करूंगा वो ऐसे फॉलो करूंगा कि इसमें मैं मान लेता हूं कि कई सारे छोटे 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 मासेस से बना हुआ है ना, कई सारे ऐसे छोटे 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 ऐसे मास को मैं जोड़ता जाऊंगा और फिर मैं इसको निकाल सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ऐसे कई सारे छोटे 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 मासेस से बना हुआ है। तो एक छोटा सा मास आपने लिया जिसको लिखेंगे, बोलेंगे dm, ठीक है, और इसकी यहाँ से यहाँ की पोजीशन वेक्टर है r। ठीक है, जनरलाइज मैंने कर दिया। तो मैंने वहाँ क्या सीखा कि ऐसे ऐसे को जोड़ना है, आपको क्या करना था, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई, यही था आर सेंटर ऑफ मास। जोड़ रहे थे आप सभी मासेस को। तो मैंने कहा यहाँ कई सारे छोटे छोटे मासेस हैं, तो इसका मतलब आप डीएम को एम आई की जगह डीएम लिखोगे। और सिग्मा का क्या मतलब है, जोड़ना, तो इंटीग्रेशन का भी तो मतलब जोड़ना ही था। तो इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक है, ये हो गई अब हमारी नई परिभाषा। ओके, तो न्यू डेफिनेशन इज लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या रखेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किधर से किधर इंटीग्रेट करो, आपको जवाब मिल जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। इससे मैं तोड़कर x और y निकाल सकता हूँ। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dm x बाई dm। y सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन dm इंटू y बाई इंटीग्रेशन dm। उसी तरह से z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल ही मेनली यूज हो रहा है, z का उतना जरूरत पड़ नहीं रहा है, फिर भी लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसी को मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ। एक चीज और ध्यान रख लेना, क्या कि अगर
यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास, तो यूनिफॉर्म मास में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो एम ही आएगा ना, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एम ही आएगा। तो यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन डीएम को रिप्लेस क्या कर सकते हो, एम। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/m, क्योंकि इसका तो 1/m ही होगा, और इधर रखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स। ठीक है, उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, 1/m को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई। तो यूनिफॉर्म है तो इनको आप डिनोमिनेटर में परेशान नहीं होगे, देन ये हो जाएगा। आया समझ? तो ये आप लगाओगे कब, जब भी यूनिफॉर्म मास, जब भी यूनिफॉर्म मास होगा तो ये लगाओगे। लेकिन ये कब लगाओगे, जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, भरा हुआ है, पूरे टाइम भरा हुआ है अंदर। तो जब ये भरा हुआ है तो आपको क्या करना है, छोटे 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 मासेस का नियम लगाना है, और वही नियम लगा देना है डिस्क्रीट मास सिस्टम वाला। ठीक है, छोटे छोटे मासेस वाले, तो मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो इस चैप्टर में बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन होने वाला है। तो नए तरीके का इंटीग्रेशन भी आप सीखोगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को आप विजुलाइज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अभी मैं इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ूंगा। ओके, मतलब शुरू करते हैं कंटिन्यूअस बॉडीज़ के लिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ गणित की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ जाती है, कि आप कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, छोटे छोटे मास को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए हम 3 सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक होगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा से दिखाएंगे, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी लैम्डा इक्वल्स टू मास बाई लेंथ। ठीक है, मतलब m/l ये होगा। ठीक है, तो आप छोटा सा मास कैसे लेंगे, dm, वो लेंगे लैम्डा इंटू dx। ठीक है ना, ये होगा dm। ठीक है, नंबर 2 लीनियर मास डेंसिटी हो गया। अब सरफेस मास डेंसिटी ले, सरफेस मास डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ इसमें, इसको सिग्मा से लिखेंगे। इसका मतलब है कि पूरे लेंथ में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हो गया इसमें। ठीक है ना, पूरे लंबाई में किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आएगा। सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, तो इसको डिफाइन करोगे सिग्मा इज इक्वल्स टू मास बाय एरिया, मतलब मास पर यूनिट एरिया होगा। मतलब हो सकता है पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पूरे सरफेस की बात करोगे तब सिग्मा लोगे। इसमें छोटा मास कैसे निकालेंगे, छोटा मास निकालेंगे सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे। अब मैं इसी में लगे हाथ एक और बात बता देता हूँ। ये जो डी ए है वो छोटा सा एरिया है, एरिया कैसे लिखेंगे वो समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक रिंग बनाया, और इस रिंग की मोटाई ऐसे बना रखी है ना, तो इसकी जो रेडियस है वो है r, और इसकी जो थिकनेस है वो है dr। इसकी चौड़ाई कितनी है, dr। तो इसका एरिया क्या होगा, dA क्या होगा, dA चाहिए ना आपको, छोटा सा एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में ही तो मास है, इसी में तो मास छुपा हुआ है, इसी में मास है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इतना शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इतना जितने में ये जो चित्र बना हुआ है, जितना में आपने शेडिंग कर रखा है, उसका आपका एरिया निकालने का क्या नियम है। तो आप करते हैं dA को बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया को माइनस करके, ऐसे ही पढ़े हो। अब बड़ा वाला रेडियस क्या होगा, तो क्या बड़ा वाला रेडियस को आप ऐसे लिख सकते हैं r प्लस डी आर, क्योंकि यहाँ तक तो r है और इसकी चौड़ाई dr है। तो बाहर वाले का रेडियस क्या हो गया, r प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर,
ये हो गया पाई। अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। तो ये दोनों, अच्छा पाई तो मैंने कॉमन ही ले लिया था ना, यहाँ से तो पाई हट जाएगा, तो ये दोनों कट गए प्लस माइनस के कारण। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, डी आर मतलब बहुत ही छोटा, और बहुत छोटे का अगर आप स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाता है, तो ये इतना छोटा हो गया कि इसको आप 0 मान सकते हो। तो क्या बचा अंदर, 2r dr, इसमें पाई लगा दो तो ये बन गया 2 पाई r dr। तो अब से ऐसा अगर मैं कभी भी एलिमेंट लूंगा, इसको एलिमेंट बोलते हैं, तो इसका एरिया क्या लिखोगे, 2 पाई r dr, ठीक है। तो dA की जगह क्या डाल दोगे, 2 पाई r dr। इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका आपको अच्छा भी लगेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे कैंची से काट देता हूँ और काट करके ऐसे फैला देता हूँ। तो जब मैं फैलाऊंगा, मेथड 2 हो गया, जब मैं फैलाऊंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा, है ना। मैंने बहुत बड़ा बना के दिखा दिया है, ये बहुत ही पतला है, पर आप जब देखोगे तो इसको एक लंबे डंडे की तरह ही दिखाई देगा आपको, जिसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है डी आर। तो लंबाई क्या होगा, अरे लंबाई तो इसका सरकमफरेंस होगा, है ना। तो 2 पाई आर हो गया ये, तो इसकी लंबाई 2 पाई आर, चौड़ाई डी आर। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे सर क्या बता दिया आपने, तुरंत ही हो गया। हाँ, तो आपको अब से ऐसे ही समझना है कि कभी भी इस तरह का एलिमेंट लो जिसमें शेडेड पोर्शन का ही केवल एरिया आएगा, तो उसको आपको निकालने के लिए 2 पाई आर डी आर करना है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 वो हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम पे डिवाइडेड होगा, तो उसको डिनोट करेंगे रो से। तो रो क्या होगा, वही जो आप पढ़ते आए हो, मास बाय वॉल्यूम। तो आपको लगता था केवल एक ही डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम, दो और होते हैं, मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, ठीक है। तो इसमें आप छोटा सा मास कैसे लोगे, रो इंटू डी वी ऐसे लोगे, ठीक है। इसमें कैसे लोगे, सिग्मा इंटू डी ए, इसमें रो इंटू डी वी लोगे, ठीक है। अभी डी वी में भी मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ। मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर का अगर आपको एलिमेंट लेना है, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल वॉल्यूम, तो आप लिखोगे एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम क्या लिखोगे, एरिया इंटू थिकनेस। जैसे अगर ये ऐसे गोला है ना, गोला, इस गोले में आप अगर ऐसे करके इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, मतलब ऐसे करके निकाल रहे हो, चलो इसका एरिया निकाल रहे हो, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो ये आर है और ये डी आर है। तो ये क्या होगा कि 3 डायमेंशनल होगी, 3 डायमेंशनल होगी। समझो एक बॉल है, फुटबॉल, उसमें आप अंदर में पूरे में भरा ही भरा है, नहीं फुटबॉल में तो हवा हो गया, आप समझ लो कि वो एक तरबूज है जिसको पूरे तरह से गोलाकार मान सकते हो, तो अंदर में भी पूरे में भरा भरा है। तो जब आप उसको ऐसे करके काट कर निकालोगे, एक एलिमेंट ऐसा निकालोगे, तो वो रिंग के तरह नहीं आएगा, वो ऐसे टेढ़ा ऐसे होता हुआ आएगा। जब आप इसको कट करोगे तो पूरे में मास ही मास रहेगा, ठीक। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो एलिमेंटल वॉल्यूम मतलब डीवी कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस लिखेंगे। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस क्या हो जाएगा डी आर। तो उसको इस तरह से वॉल्यूम लेंगे, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तब आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे, जिसमें मैं एलिमेंट लेने सिखाऊंगा आपको, जो छोटे छोटे डीएम मैं लिख रहा हूँ ना बार बार, पीछे भी फॉर्मूले में लिखा, तो डीएम लिखने का तरीका ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। तो आपको ये देखना है कि मास किस तरह से है, क्या वो लेंथ वाइज है, क्या वो एरिया वाइज है, या वो वॉल्यूम वाइज है। तो मैं बताता हूँ, लेंथ वाइज मतलब रॉड की बात हो गई, छड़ की बात हो गई, तो वो लेंथ वाइज होगा, तो ये लगाओगे। जैसे डिस्क हो गया, पूरे सरफेस में एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, शीट हो गया, पूरे सरफेस में एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर ये लगाओगे। जैसे वॉल्यूम में यहाँ पे स्फीयर हो गया,
गोला हो गया, तो गोले में स्फीयर में पूरे में भरा भरा हुआ है, तो अगर वो भरा हुआ है तो एलिमेंटल वॉल्यूम कैसे लेंगे, रो डीवी लेंगे, रो डीवी। इसमें लेंगे सिग्मा डी ए, इसमें लेंगे लैम्डा डी एक्स। लैम्डा क्या होगा, मास बाय लेंथ, सिग्मा होगा मास बाय एरिया, और इसमें होगा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलो तो इतने सारे बेसिक कंसेप्ट के बाद अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बेस यानी कि कंटिन्यूअस बॉडी का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, शुरू है।